तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी की सभी। आई होप आप सभी की सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका री नीट दोबारा हो रहा है। नीट का पेपर दोबारा से हो रहा है 21 जून को। तो 21 जून के लिए आप तैयार हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। जिन बच्चों की भी अभी तैयारी थोड़ी बहुत बची हुई है, तो हम पूरा का पूरा जितना भी बायोलॉजी है हम पूरा कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं आपको। अगर आपके कोई भी टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो आप यहाँ पे बैठकर प्रिपेयर कर सकते हो। तो सर, इसके साथ हमें कोई पीडीएफ में मिलेगी? यस, आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिलेगी और इसका क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। यानी जो जो चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे उसके लिए आप टेस्ट के लिए वो पीडीएफ भी ले सकते हो और क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, कि जो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो अभी मैं रजत सर को बुला रहा हूं, जो कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं नीट के लिए। तो आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वो तैयारी करवा के चलेंगे। ठीक है रजत सर? Hello, sir. Hello, everyone. My name is Rajat Rathore, and I am currently in Maulana Azad Institute of Medical Sciences. So, मैं सर के साथ जुड़ा हूँ बिकॉज क्योंकि मैंने अपने जो बच्चे पढ़ाए हैं बहुत सारे लाइक हजारों बच्चे पढ़ाए हैं और उनका रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर भी आया है मेरे साथ पढ़ते हुए। और इवन कुछ तो ऐसे भी है जो मेरे जूनियर उनके मेरे ही कॉलेज में आ रखे हैं। सो यस, मैं हिमांशु सर के साथ जुड़ा हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए और अपनी जर्नी और ज्यादा बढ़ाने के लिए। एंड यस, आज हम एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे जो कि काफी ज्यादा बेसिक है और पूरी बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज में बोल सकता हूँ नीट में रखता है। तो आज हम बात करेंगे सेल की, जो कि एक बेसिक है जो आपका बेस बना के चलेगा पूरी बायोलॉजी का। सो अच्छा सर, ये जैसे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अभी, तो अभी इनका एक ही मंथ बचा हुआ है। यस सर। तो एक मंथ में हम जैसे सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, तो इनको पीडीएफ कैसे मिलेगी? आप एक बार गाइड कर दीजिए। सर पीडीएफ जो मैं नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा वो सारे के सारे पहले तो हैंड रिटन नोट्स होंगे। कोई भी ऐसे नहीं है कि पीपीटी लाके पढ़ा दूंगा मैं और इसको समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके यहाँ पे और वही पीडीएफ जो है आपके पास जाएगी। अगर आपको टाइम मिलता है ड्यूरिंग लेक्चर तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो अपने खुद से, या फिर ये जो नोट्स मैं बनाऊंगा वो भी आपको पीडीएफ एज फॉर्म में मिल जाएगा। और जैसे सर ने बात करी क्वेश्चन बैंक्स की, तो एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हाई वेटेज क्वेश्चन रखते हुए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे एज अ नीट के लिए। चलिए, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। सो आज का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया है कि सेल है, तो सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं। सेल की बात करने से पहले हम कुछ लिविंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इससे कनेक्ट करेंगे कि क्यों मैं लिविंग के ऊपर आया और फिर मैं सेल की बात कर रहा हूँ। सो आपके हिसाब से क्या चीज है लिविंग? क्या है? व्हाट इज लिविंग? कोई बताएगा मेरे को? सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। लिविंग जैसे मैं हिल रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं लिविंग हूँ? यस ऑफ कोर्स सर, लिविंग। तो क्या एक डेफिनेट करेक्टर हुआ कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो लिविंग है? मे बी हो सकती है, शायद। ठीक है, और कुछ कोई सोच रहा हो कुछ भी चीज? सो ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई भी एक ऐसी चीज, पहले तो हम एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर किसी में आम इंसान से पूछूं जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, तो वो लिविंग के बारे में क्या समझाएगा हमें? तो वो यही बोलेगा कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मूव कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, रेस्पायर कर रही है, डाइजेशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म है, ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, जो कि एक जर्नल है। बट क्या ये डिफाइनिंग फीचर हो सकते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि हर एक चीज जो कि मूव कर रही है, सारे फंक्शन कर रही है, हम उसे लिविंग बोल देंगे? क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? तो इसका जवाब क्या लगता है, क्या होगा? है ये डिफाइनिंग फीचर? So now we will talk about what is the defining feature of the living and later on अपन मूव करेंगे सेल पे। So एनसीईआरटी बहुत ज्यादा प्यारी लाइन बोलती है कि एनीथिंग जो होता है लेस देन अ सेल कांट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, विच मीन्स कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि लेस देन अ सेल है, कि एक पूरा सेल ना होके उससे कोई कम चीज है, तो वो जो है लिविंग नहीं हो सकती। सो एक डिफाइनिंग फीचर किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो होता है कि एक सेल का होना। अब वो एक सेल भी हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेल्स भी हो सकते हैं, बट बेसिक नेसेसरी चीज जो है वो एक बेसिक सेल होना। सिर्फ एक सेल जो होना वो किसी भी चीज को लिविंग बना सकता है। जैसे तो हमने बताया कि एक डेफिनेट डिफाइनिंग फीचर जो होता है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है बेसिक सेल। ठीक है, सो व्हाट इज सेल? अब हमने सेल के बारे में इतनी बात करी, हमने कहा कि नहीं, अगर लिविंग है तो एक सेल तो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, लिविंग है तो सेल जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत प्यारी लाइन लिखती है जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल की, कि सेल एक्चुअल में है क्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए,
तो मैंने डेफिनेशन लिखी है जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि सेल जो होता है इज अ फंडामेंटल। व्हाट डज इट मीन कि फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइट। द फंडामेंटल इज लाइक कि कोई भी एक चीज जो कि लिविंग है उसके अंदर ये फंडामेंटल एक बेसिक चीज है कि सेल होना ही चाहिए। एंड व्हाट इज अबाउट स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर से बात हम करते हैं, लाइक हमारी बॉडी की बात हम अपने आप को ले लेते हैं। अब हम जो बने हुए हैं क्या वो हम सेल से बने हुए हैं? सो सर आपने अभी कहा है कि लिविंग थिंग जो होती है वो सेल से बनी हुई होती है और हम तो खुद भी लिविंग है, तो या बिल्कुल हम एक सेल से बने हुए हो सकते हैं। क्या हम एक सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए हैं? क्या लगता है? सो एक्चुअली हम जो बने हुए हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। लाइक ट्रिलियंस ऑफ सेल जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हम जैसे बने हुए हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर, हमारे दो हाथ है, दो पैर है, हमारी पूरी बॉडी है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है कौन प्रोवाइड कराता है? हमें सेल प्रोवाइड कराता है, और जो कि एक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है। अब ये जो होता है एक सेल जो होता है परफॉर्म करता है हमारे हर एक फंक्शन को। अब मैंने लिखा कि सेल जो होता है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को। अब फंक्शन लाइक कैसे कैसे फंक्शंस, तो एक सेल जो होता है क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला आएगा फंक्शन जो हमारी बॉडी में परफॉर्म कर सकता है वो है रेस्पिरेशन, कि वो जो होता है रेस्पायर करा सकता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करा सकता है, और रिप्रोड्यूस करा सकता है, एक सेल रिप्रोड्यूस करता है। और मेटाबॉलिज्म जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग फीचर, एक और डिफाइनिंग फीचर सेल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी एक डिफाइनिंग फीचर हो मेटाबॉलिज्म, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताता है कि वो लिविंग है। तो वो सारे फंक्शन जो होते हैं एक सेल जो है परफॉर्म कर सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या चीजें हैं वो। और भी बहुत सारे फंक्शन जो ये सेल परफॉर्म करता है। तो अब हम जो है बेसिक चीज जान चुके हैं कि क्या सेल है, क्या चीज एक्चुअली में सेल है क्या। तो सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि हर एक फंक्शन जो है परफॉर्म कराता है बॉडी को। एग्जांपल एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, और भी फर्दर फंक्शन है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे एक्सेट्रा। सो हम एक डेफिनेशन जो है पढ़ चुके हैं अबाउट द सेल। अब हम पढ़ते हैं सेल के बारे में और। सो मान लो अगर किसी भी एक ऑर्गेनिक, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक सेल है या फिर बहुत सारे सेल है, वो मैंने बता दिया कि एक सेल होना ही लिविंग कहलाता है। तो अब इसके बेसिस पे कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल या उससे ज्यादा सेल हो सकते हैं, हम जो होते हैं फर्दर सेल को क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में। सेल के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ है तो वो जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल डेफिनेशन। किसी को आइडिया है किसी भी एग्जाम्पल का यूनिसेलुलर का या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का? कुछ भी आइडिया हो जो भी आपने पढ़ा हो अब तक? सो इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं हमारे बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया आ गया, अमीबा आ गया, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो होता है हम डिफाइन करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल, कि यूनिसेलुलर, अगर एक सेल से बेसिकली कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेल से बना है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एग्जांपल आपके सामने बैक्टीरिया, अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग एज अ एग्जांपल हमने ले लिया। और भी जितनी भी चीजें आपको दिखती है आपके अराउंड, कोई भी एक पेट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो इसके अंदर आ जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, हमने कहा हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, तो वो इतने एडवांस फंक्शन कर रही है, लाइक हम रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें हम तब कर पा रहे हैं जब बहुत सारे सेल हैं हमारे पास? क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें कर सकता है? क्वेश्चन तो आता है कि सर हम जब इतने सारे सेल होने के बाद ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, यूनिसेलुलर के पास तो एक ही सेल है, क्या वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? क्वेश्चन आएगा ये दिमाग में, बिल्कुल आएगा। सो इसका एक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलूंगा, आई गेस मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हर एक वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल। जैसे कि अब कौन कौन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, आपके ये सारे फंक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है, वो जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है। जिसकी बेसिस पे हम यहाँ पे दो क्लासिकल लाइन लिखते हैं जो कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से बताती है हमें अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, एनसीईआरटी क्या बताती है हमें? वो बताती है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है अपनी अपनी लाइफ के जो होते हैं सारे के सारे बेसिक फंक्शन जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। अब कोई भी एक सेल अगर ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, कि वो रेस्पायर खुद कर सकता है, एक्सक्रीशन खुद कर सकता है, मेटाबॉलिज्म खुद कर सकता है, रिप्रोड्यूस खुद कर सकता है, मतलब अपने अपने जैसे और भी बना सकता है, तो वो क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा इस लाइफ में? बिल्कुल। अगर ये सारे बेसिक फंक्शन जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो खुद का खुद परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो होता है वो एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है, इस पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, फर्स्ट जितनी फंडामेंटल्स है। दूसरा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक लौता ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एक सिंगल सेल होने के बाद भी, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कर ही रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सेल हैं एज अ सपोर्ट। सो ये बात समझ आ गई आपको? ये कुछ बेसिक था। ये भी बहुत ज्यादा बेसिक चीजें चल रही है, मैं आपको बिल्डअप कर रहा हूँ कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इवन योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, इवन योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से उठते हैं। इवन मैंने भी दिया है, मेरे जितने पढ़ाए हुए बच्चे हैं उन सबने नीट दिया है, और आई गेस 4 से लेके 6 तक क्वेश्चन जो होते हैं इससे बन जाता है इस पूरे चैप्टर से, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है और फंडामेंटल आपकी क्रिएट करता है पूरी बायोलॉजी के लिए। अगर आपको बायोलॉजी ढंग से समझनी है और अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है आपको इन चीजों को समझने में। सो एक बेसिक चैप्टर जो कि बहुत ही ज्यादा एक्चुअली में बेसिक है, बट हाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है हमारी पूरी बायोलॉजी में, और काफी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। इवन डिटेल में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ ये चैप्टर अगर डिटेल में होगा तो सारे चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की, कि कैसे डिस्कवरी हुई वगैरह वगैरह, कि किसने क्या डिस्कवर करा, कैसे पहला सेल पता लगा हमें, कि कहाँ से आया, कैसे आया, उन सब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
तो हाँ, हम बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेल की। तो सबसे पहला सेल जो डिस्कवर हुआ था, एक्चुअली वो सेल डेड सेल डिस्कवर किया था, वो भी हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने, जो कि एक काफी महान साइंटिस्ट हैं, इन 1665 के अंदर इन्होंने सेल डिस्कवर किया था। एक्चुअली में वो सेल जो होता है प्लांट सेल था, और जो इन्होंने डिस्कवर करा वो डेड था, वो प्लांट सेल इन कोर्क के अंदर। कोर्क आपको पता होगा, लाइक वो जो बोतल का ढक्कन होता है, जो पायरेट्स वाली मूवीज में आपने देखा होगा, वो बोतल का ढक्कन कोर्क वाला जो ढक्कन होता है, कोर्क जो होती है उसके अंदर, उनके अंदर उन्होंने डिस्कवर करा। और वो सेल एक्चुअली प्लांट सेल था, लेकिन डेड प्लांट सेल था। और प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके अंदर एक्चुअली में सेल वॉल होती है। तो इन्होंने उस सेल में भी सिर्फ सेल वॉल ही डिस्कवर करी थी प्लांट सेल की। लेटर ऑन जो होता है इन 1674 के अंदर हमारे एंटोन वॉन लुइस होक, ये भी एक काफी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो होता है फर्स्ट लिविंग सेल जो होता है डिस्कवर किया था। और ये माइक्रोस्कोपी पे भी काम करते रहते हैं, दैट्स व्हाई जो होता है इन्होंने फर्स्ट सेल जो है डिस्कवर। तो आपसे कभी भी पूछे कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था, तो क्वेश्चन आपका होना चाहिए लिविंग सेल या डेड सेल। सो द फर्स्ट डेड सेल जो होता है वो डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, एंड द फर्स्ट लिविंग सेल जो होता है डिस्कवर्ड बाय द एंटोन वॉन लुइस होक। लेटर ऑन हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी है इन 1831 के अंदर। अब आप डिफरेंस देखोगे, कितना डिफरेंस आ गया बिटवीन एक लिविंग सेल की डिस्कवरी के अंदर और एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी के अंदर। जब एक लिविंग सेल हमें मिल गया, एक सेल ये रहा, उसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस। जब हमें एक सेल मिल चुका है, तो न्यूक्लियस को ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग गया? हमने सेल तो ढूंढ ही लिया था, सेल के अंदर ही तो देखना था बस। एक्चुअली ये जितने भी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सारे के सारे काफी ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे होते हैं। इवन इनका कुछ साइज होता है, लाइक आपका राइबोसोम का साइज बताऊंगा तो वो नैनोमीटर में होता है, 10⁻⁹ बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो हम अपने नेकेड आई से इन सबको तो देख ही नहीं सकते। सो सेल की डिस्कवरी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी में इसलिए इतना डिफरेंस आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की डिस्कवरी हुई थी 1650 के अंदर, 1950 के अंदर। ये हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी। उससे पहले लाइट माइक्रोस्कोप चलते थे, जिससे हमने ये सेल डिस्कवर करा, उसका न्यूक्लियस डिस्कवर करा। लेकिन इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, लाइक बहुत छोटी छोटी आपकी ऑर्गेनेलीज होंगी, आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो कि हम सारे के सारे आगे आगे पढ़ेंगे। ये सारी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। इन सबकी डिस्कवरी तभी पॉसिबल हो पाई जब 1950s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी ग्रेट डिस्कवरी थी हमारी बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि वो जितने भी माइनर से माइनर वो फीचर्स थे किसी एक सेल के, वो सारे के सारे आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते थे। उससे पहले लाइट माइक्रोस्कोप था, दैट्स व्हाई होता है इतना डिफरेंस लग गया हमें न्यूक्लियस और सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी में। सो ये कुछ एक बेसिक बेसिक बातें आपकी, जो कि इंट्रोडक्शन है कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो होता है फर्स्ट डेड सेल करा था, एंटोन वॉन लुइस होक ने फर्स्ट लिविंग सेल करा था डिस्कवर, एंड रॉबर्ट ब्राउन साहब ने हमारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और ये सबकी आपकी डेट्स हैं, हम नोट कर सकते हो तक आप। आगे चलिए, पॉज करके रोक, नोट्स कर लेना। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द सेल थ्योरी। अब ये क्या चीज है सर? ये क्या चीज है सर? सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी क्या है, बिल्कुल सही बात है, सेल थ्योरी क्या है भाई? तो हमारे पास दो ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है श्वान एंड शिल्डन। अब श्वान साहब जो है हमारे पास, उन्होंने डिस्कवरी अपनी स्टार्ट करी, अगर इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं चलो उनके, श्वान साहब के। तो श्वान साहब जो होते हैं एक जर्मन बोटनिस्ट हैं, zoologist, सॉरी एक सेकेंड। सो हम बात करते हैं यहाँ पे सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी जो होती है, हम इसकी बात करते हैं, सेल थ्योरी क्या है। सो सेल थ्योरी जो होती है फॉर्मुलेट की गई है बाय द टू साइंटिस्ट जो होते हैं, एक तो शील्डन है एंड दूसरे श्वान साहब। तो हमारे जो शील्डन साहब है वो जर्मन बोटनिस्ट हैं। बोटनिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों इन सब पे जो है रिसर्च करते हैं या उन पर स्टडी करते हैं। सो जब श्वान साहब ने पेड़ पौधों पे, हमारे प्लांट्स पे जो होते हैं स्टडी करी, उन्होंने जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने स्टार्ट करे कि प्लांट सेल के अंदर जो है ये चीजें होती है। और इसके बेसिस पे उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दी अपनी कि ऑल प्लांट जो होता है मेड अप ऑफ ए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो है अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने हुए हैं।
एंड दे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, जो कि इन्होंने सही कहा अपनी स्टडी के बेसिस पे, पहली बात। और ये सारे काम हुए थे 1838 के अराउंड। और इसी सेम टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं श्वान, वो एक जर्मन जुआलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब उन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी, वो जुआलॉजिस्ट है, मेनली उन्होंने अपनी स्टडी करी थी एनिमल पे, बट उन्होंने एज अ प्लांट और एनिमल दोनों को अपनी जो है साथ साथ स्टडी करी, और उन्होंने देखा कि एनिमल के पास होता है एक आउटर, ये एक सेल है, उन्होंने देखा कि एक एनिमल सेल के पास जो होता है एक आउटर थिन लेयर जो होती है प्रेजेंट होती है, जिनको ये सारी की सारी स्टडी करी स्वान साहब ने एनिमल सेल में। और उन्होंने देखा कि एक एनिमल अगर सेल है, उसके बाहर जो है आउटर थिन लेयर जो है प्रेजेंट होती है, जिसको हम अभी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने नाम नहीं दिया था। इन्होंने कहा था बस एक आउटर थिन लेयर जो है प्रेजेंट होती है अराउंड द एनिमल सेल। और उन्होंने फर्दर अपनी स्टडी प्लांट सेल पे भी करी, और उन्होंने कहा कि प्लांट सेल के पास जो है सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन एक हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है उसकी आउटर कवरिंग पे, जिसको हम आज के नाम में सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सो इन्होंने दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल पे स्टडी करी और बताया कि एनिमल सेल के पास जो है एक थिन आउटर लेयर होती है, और प्लांट सेल के पास जो होती है एक आउटर कवरिंग होती है, जो कि एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि सिर्फ एक प्लांट सेल ही है जो कि उसके अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं देखने को मिलती। ये जो होता है स्टडी करी थी हमारे स्वान साहब ने। अब इन दो स्टडी के बेसिस पे जो होता है, इन दोनों ने मिलके जो होते हैं, दोनों ने कोलैब करा और इन्होंने देखा कि ठीक है आदि भाई तेरी स्टडी है, आपने कहा है कि बेसिकली प्लांट सेल जो होते हैं वो मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। श्वान साहब ने कहा कि हाँ एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर होती है, और जो है एनिमल सेल के पास एक हार्ड कोट होता है बाहर, जिसको हम सेल वॉल आज जानते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन हम आज जानते हैं। और इन्होंने भी ये सेम चीज की कि ये दोनों के दोनों सेल्स होते हैं बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब इन दोनों के थॉट्स मैच हुए, तो इन्होंने एक पहले तो हाइपोथेसिस दी थी, ये इनकी ये खुद की हाइपोथेसिस थी। एक थ्योरी होती है, एक हाइपोथेसिस होती है। थ्योरी देने से पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि क्या वो सही है, एक आइडिया लिया जाता है। जब वो आइडिया बहुत सारी स्टडीज करी जाती हैं और वो स्टडीज हमारी सही होने लग जाती है, तब उसको जो आगे जो हम थ्योरी में फॉर्मुलेट करते हैं। तो लेटर ऑन जाके इन्होंने अपनी स्टडीज को और फर्दर एक्सटेंड किया, और तब जाके इन्होंने कंफर्म जब चीजें होने लगी, तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को जो है थ्योरी में कन्वर्ट करने का फैसला लिया, और इन्होंने कन्वर्ट करके उसका नाम दिया सेल थ्योरी। अब हमारी सेल थ्योरी कहती क्या है, दो चीजें कहती है, ध्यान से पढ़ते हैं हम थोड़ा। ये स्टेटमेंट दी थी हमारे शिलेनन स्वान ने जो था इन दी सेल थ्योरी के अंदर। इन्होंने कहा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेसिकली किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, और उनके प्रोडक्ट से। अब सेल के प्रोडक्ट क्या हुए, मैंने जैसे आपको बताया कि सेल जब मेटाबोलाइज करता है तो वो अपने अंदर प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें तो फॉर्म करता है, तो वो जो होता है प्रोडक्ट होते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना है वो जो होता है सेल से बना हुआ है और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। हम आगे बात करेंगे इस चीज के बारे में, लेकिन इस सेल थ्योरी का जो है डीमेरिट है। अब वो क्या है, इन्होंने ये तो बता दिया कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे और किससे बना हुआ है, एक सेल से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें एक सेल की, तो वो सेल आया कहां से, इसका जवाब तो इनके पास था ही नहीं। तो लेटर ऑन एक ग्रेट साइंटिस्ट है हमारे रुडोल्फ विर्चॉय करके, इन्होंने जो होता है बेसिकली अपनी स्टडी के बेसिस पे इन्होंने कहा कि जो हमारा एक सेल होता है, जो आप बात कर रहे हो कि वो कहां से आया, तो वो एक्चुअली आता कहां से, इन्होंने ये बताया। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चॉय जो होते हैं, जो न्यू सेल, जो डॉटर सेल जो फॉर्म हुए हैं, वो जो होते हैं फॉर्म होते हैं बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब कि जो पुराना सेल है उसी सेल से जो होता है हमारे नए सेल जो है फॉर्म होते हैं। लाइक एक सेल है वो जो है ग्रोथ शो करेगा, एंड जो होता है जब वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाएगा,
तो अपने बैलेंस बनाने के लिए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए वो जो होता है डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके दो न्यू सेल जो है फॉर्म कर देगा। तो ये बात जो बताई है वो किसने बताई? रुडोल्फ विर्चोय ने। और उन्होंने जो होता है फाइनली जो होता है जो फाइनल शेप थी सेल थ्योरी को वो दी, और उन्होंने कहा तो फाइनल शेप अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी किसने दी, तो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोय, उन्होंने दी। और उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया कि ये पहली स्टेटमेंट जो शीलन एंड स्वान ने दी थी वो एज इट इज रहने दी, लाइक कि ऑल सेल जो होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कंपोज ऑफ सेल जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने अपना क्या ऐड किया? ऑल सेल जो होते हैं अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कि जो पुराने सेल थे उन्हीं से ही जो है पुराने सेल डिवाइड होते हैं, नए सेल जो फॉर्म होते हैं। तो ये जो होता है फाइनली जो है सेल थ्योरी की दो स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दी गई थी। अब हमने इतनी सारी बातें करी हैं, लाइक सेल थ्योरी के बारे में बात करी, सेल्स के बारे में बात करी, लिविंग के बारे में बात करी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करी। अब इतनी बात जब हमने कर दी तो हम ये देख सकते हैं कि एक सेल दिखता कैसा है एक्चुअली। हमने सारा ओवरव्यू लिया हर एक चीज का कि एक सेल ये है, वो है, ये करता है, वो करता है, ये बनाता है, वो बनाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी थ्योरी आ गई, ये सब हो गया। बट एक सेल दिखता कैसे, हमने ये तो अभी तो देखा ही नहीं है। तो इमेजिन तो करना पड़ेगा नहीं कैसे दिखता है, फर्दर हम तभी तो पढ़ पाएंगे आगे। बिल्कुल। तो एक ओवरव्यू देता हूँ आपको कि एक सेल दिखता कैसे है सबसे पहले।
तो ये जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सेल का। अब इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे बाहर जो होते हैं सेल वॉल है, उसके अंदर जो होता है सेल मेम्ब्रेन है, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये अंदर इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में फर्दर बताऊंगा होता क्या एक्चुअली। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, आपका एक पानी वाटर जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, जो कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सब होता है, उन सबको जो होता है एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो भी चीजें फॉर्म होती है, वो सारी की सारी मीडियम जो प्रोवाइड कराता है, हर एक चीज के लिए एक मीडियम चाहिए ना करने के लिए, तो वो आपका साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कराता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक सेल में ये जो होता है प्रेजेंट होता है, तो एक यूनिवर्सल फीचर है ये। प्लस हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो एक जो कोई भी अगर एक सेल होगा तो उसके अंदर दो चीजें जो कि होनी ही होनी चाहिए और होंगी ही, जो यूनिवर्सल फीचर है। किसी भी चीज को हम सेल कह रहे हैं तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म, ये दो चीजें जो होंगी, चाहे वो कोई भी सेल हो, आप एनिमल सेल लो, बैक्टीरियल सेल लो, प्लांट सेल लो, नहीं फर्क पड़ता, ये दो चीजें बेसिक चीजें जो होंगी। सेल वॉल आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी, प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा ये न्यूक्लियस। तो ये जो होता है हमारा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस होता है अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। लाइक सबसे बाहर जो होता है इसके बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप इज लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होती है, एक बाहर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर। इनके बीच में न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं बेसिकली जो भी चीज साइड न्यूक्लियस के अंदर आनी है या उससे बाहर जानी है बन के, उस चीज को रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए को अंदर स्टोर करता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है हमारा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन, क्या चीज बननी है हमारी बॉडी में, क्या चीज नहीं बननी है, कोई चीज गलत बन गई तो उसे हटाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी डीएनए के पास होती है। और ये डीएनए जो होता है वो स्टोर्ड होता है, वो प्रेजेंट होता है इन दी क्रोमोसोम के अंदर, और ये क्रोमोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है इनटू द न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमोसोम ये सच। तो ये जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे जो होता है सेल का, कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि बेसिकली ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं, कि कोई भी फंक्शन जो सेल परफॉर्म कर रहा है वो सिर्फ इसी की मर्जी से परफॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियस की मर्जी से। जो भी ये कहेगा वो सेल जो है परफॉर्म करेगा। सो एक न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। जो कि एसिडिक इन नेचर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो सब आगे बात करेंगे सेल में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये न्यूक्लियस ही हो गया पूरा। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो होता है एक ओवरव्यू था पूरे पूरे सेल का कि ये होता क्या है, आप नोट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में बात कर ले, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन आगे जाके जो है और भी बात करेंगे। लाइक सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ, सेल वॉल जो होता है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड मतलब इज लाइक आपके घर की दीवारें रिजिड है, तो ऐसे ही जो होता है सेल की जो बाउंड्री क्रिएट करता है तो वो रिजिड होनी चाहिए, जो कि शेप को मेंटेन कर सके। शेप कितनी होनी चाहिए, अगर आपका एक रूम है, वो आपके साइड में जितनी भी बाउंड्री है सब दीवारें बनी है, तो उस रूम की जो होती है कि डायमेंशन डिफाइन है कि कितनी है, और डायमेंशन डिफाइन है, शेप डिफाइन है। अगर स्क्वायर के अंदर है तो आपका रूम जो होता है स्क्वायर होगा, डायमेंशन डिफाइन है कि इतने बाई इतने का है। ऐसे सिमिलरली एक सेल के पास जो होता है, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के पास सेल वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग और रिजिड है, जो डिफाइन करती है उसकी शेप को कि उसकी शेप कैसी होगी। तो ये होगी हमारी सेल वॉल की बात। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, यूनिवर्सल इन नेचर होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। तीनों का क्या मतलब है सर, तीनों का मतलब है सेल वॉल जो होती है पहले तो यूनिवर्सल की हर एक सेल के अंदर जो है पाई जाएगी। सेमी परमिएबल का मतलब है कि क्या चीज अंदर आनी है सेल की, क्या चीज बाहर जानी है सेल के। सेमी सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब कि अंदर बाहर करने के लिए जो परमिशन चाहिए,
तो वो ये प्रोवाइड कराती है। अब आधी परमिशन क्यों, मतलब कि अब हर एक चीज लाइक जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई भी एक टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी टॉक्सिन्स हैं, अब वो सेल के अंदर आएगा तो सेल को जो है अफेक्ट करेगी। तो उस चीज को रोकना वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल मेम्ब्रेन की। क्या चीज अंदर आनी है, क्या चीज अंदर नहीं आनी है। तो कुछ चीज अंदर आएंगी और कुछ चीज अंदर नहीं आएंगी। कुछ न्यूट्रिशन वगैरह है वो अंदर आएगा, कोई टॉक्सिक चीजें हैं, कोई टॉक्सिक प्लाज्मा वगैरह ऐसा समथिंग कुछ है, कोई बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारी चीजों को अफेक्ट कर सकता है, हमारे सेल को अफेक्ट कर सकता है, वो चीज अंदर नहीं आएगी। वो रेगुलेट करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब आता है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बता दिया ये जो होता है बेसिकली एक अरीना प्रोवाइड कराता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और ये हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्सल इन नेचर है। एंड हम फर्दर बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो चुका है, बस सारी चीजें हो चुकी है। ओवरव्यू, एक ओवरव्यू है, अभी सारी चीजों को हम डिटेल में आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। ये अभी एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, नोट कर सकते हो। आगे चले। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सेल्स की। अच्छा, हमने पीछे बात करी है न्यूक्लियर एनवेलप की। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप जो था, हमारे पास दो तरीके के सेल आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास दो तरीके के सेल आते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब सर इसका क्या मतलब है, आप ये क्या कह रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, कि हमने अभी देखा कि बेसिकली पीछे वाले सेल के अंदर कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है, और न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट है। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है क्या कर रही है, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक एक जगह पे जो है स्टोर करके रखती है, कि ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे फैला हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टोर, एक जगह पे स्टोर है ये चीज। अब इसी के बेसिस पे इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रैंडमली हेफाजेटली फैला हुआ होगा पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, कहीं भी मिल सकता है। हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं पता कि इसका साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ पे हमें जो है जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, एक लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर एड्रेस है कि हमें अगर कोई चीज ढूंढनी है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लाइक जेनेटिक मटेरियल ही ढूंढना है, तो वो कहाँ मिलेगा, तो हम बता सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, और न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा वो भी। तो ये चीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब इसके डिफरेंसेस है, कुछ लिख के बताता हूँ मैं आपको।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप के बेसिस पे हमने जो है उनको डिफाइन किया। अब प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली हमारे पास वो सेल होते हैं जिनके पास प्रो का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा है दो चीजें यहाँ पे, प्रो एंड कैरियोटिक। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का क्या मतलब है, प्रो का मतलब है यहाँ पे प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियस। द टर्म कैरियोट जो होती है वो यूज होती है फॉर द न्यूक्लियस के लिए, और प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव के लिए। मतलब कि ये जो होते हैं पुराने सेल है, पुराने सेल मतलब वो सेल जो सबसे पहले आए थे हमारी पूरी लाइफ के अंदर, पूरी जब से अर्थ हमारी जो है फॉर्म हुई है, जो सबसे पहले सेल थे वो ये सेल थे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सो प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोट मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस की जो है कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसके अंदर जो है न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। जैसे जैसे जो है एडवांसमेंट चलती गई, जैसे जैसे सेल जो ग्रो होता गया, उसे समझ आया कि और क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो वैसे वैसे वो डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। सो हमारे जो ये है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उसका न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव है, पहले तो प्रिमिटिव सेल है ही खुद, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वेल डिफाइंड। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया एब्सेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब यहाँ पे ऑर्गेनेलीज क्या होती है, एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलीज है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेलीज है। तो दीज आर द ऑर्गेनेलीज होती है जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, बट प्रोकैरियोटिक की जब बात आती है उसके अंदर एब्सेंट होती है। और मेम्ब्रेन बाउंड का तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे, क्योंकि जब न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑर्गेनेलीज के पास कहां से होंगी। बट एक ऑर्गेनेली जो कि हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी यूनिवर्सल है, राइबोसोम। राइबोसोम जो होती है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनेलीज है, जो कि चाहे प्रोकैरियोटिक की बात करो चाहे यूकैरियोटिक की बात करो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। फंक्शन इसका प्रोटीन बनाना है, हम आगे इसकी बात करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। सो राइबोसोम जो होता है विच इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो कि फाउंड होते हैं इन दी ऑल सेल्स के अंदर। हर एक सेल के अंदर, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, इसकी ये जो होती है राइबोसोम प्रेजेंट होती ही है। काम फंक्शन इसका वही है कि ये बेसिकली प्रोटीन बनाना है, मैंने बताया, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब ट्रू, यू का क्या मतलब है यहाँ पे, यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू, मतलब एक ट्रू सेल, मतलब ट्रू न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का यहाँ पे मतलब है कि एक प्रॉपर शेप है उस न्यूक्लियस की, पूरी तरह से वो पैक्ड है, हर एक चीज एक डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। सो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। एग्जांपल आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स का आपको देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक हमारा प्रिमिटिव सेल होता है, यूकैरियोटिक हमारा न्यू सेल होता है, जो कि काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है अपने पुराने वर्जन से। हाँ, सो और हम क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल, बैक्टीरिया आ सकता है ना, या कोई नहीं, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी आगे। बैक्टीरिया जो था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही आता है। किंगडम मोनेरा जो होता है पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। और यूकैरियोटिक की बात करो, हमारे प्रोटिस्टा हो गए, एनिमल हो गए, प्लांटे हो गई, फंगस हो गई, ये सब के सब जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उनके अंदर और इनके अंदर नहीं है। बस जेनेटिक मटेरियल इनका जो होता है पर्टिकुलर प्लेस पे पड़ा हुआ है, इनका जो होता है रैंडमली फैला हुआ पड़ा। आप लिख सकते हो, नोट्स कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। ये टाइप ऑफ सेल्स है। आगे बढ़े, चलो अब हम एक एक करके जो है यहाँ पे बात करेंगे। अभी हमने दो सेल पढ़े, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इनको जो होता है और फर्दर हम जो होते हैं डिफाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं। अभी हमने एक ओवरव्यू लिया है बस कि हाँ किस बेसिस पे हमने लग करा है। अब इस सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हम्म। दिख रहा नहीं कुछ। तो हम यहाँ बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हमारा बैक्टीरिया आ सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकती है, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएल भी बोलते हैं। बैक्टीरिया आप सब जानते ही हो, थोड़ा बहुत नाम उनका सुना भी है, डिजीज कॉजिंग होते हैं, बहुत सारी चीजें और भी हैं। बैक्टीरिया सिर्फ बुरे ही नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं और काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। लाइक हमारा जो कर्ड फॉर्मेशन है वो किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस विच इज एन बैक्टीरिया जो कि हेल्प कर रहा है किसके अंदर, हमारा कर्ड बनाने में। तो अच्छा भी हुआ, और डिजीज कॉज भी करता है हमारे अंदर। तो हम इसकी भी बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर कलर होता है और ये अपना खाना खुद बना सकता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ। माइकोप्लाज्म जो होता है एक लौता बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो पीपीएलओ जो होता है, माइकोप्लाज्म दोनों एक ही है। सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म में जो होता है ये दोनों आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होता है इन्हीं का ही है, अराउंड 0.3 माइक्रो नैनोमीटर। भी आगे इसकी बात करेंगे हम। और दे आर जनरली, अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं हम, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं काफी ज्यादा तेजी से, रेदर देन यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूं, ई कोलाई जो होती है हमारी गट में प्रेजेंट होती है। अब ये ई कोलाई जो होती है बेसिकली एक सेल से दो सेल बना सकती है। लाइक एक सेल से जो होती है दो सेल जो होती है फॉर्म कर देंगे विद इन 90 मिनट्स। सिर्फ उसे 90 मिनट्स लगते हैं इस चीज को करने में, सॉरी एक्चुअली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स लगते हैं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर जो होता है एक सेल जो होता है इक्वल का वो डिवाइड हो जाता है दो के अंदर। तो ईद की जो ग्रोथ होगी, अब 20 मिनट के अंदर दो हो गए, 40 मिनट के अंदर और हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, उसके बाद 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो इनकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा, पहले बात तो स्मॉल इंसान है, वो काफी ज्यादा रैपिडली जो है ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जबकि हम यही बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ह्यूमन चिक सेल की। ह्यूमन चिक सेल जो होता है यूकैरियोटिक सेल है, वो जो होता है वहां पे एक सेल जो होता है डिवाइड होता है दो के अंदर
विद इन 24 आवर्स के अंदर, मतलब 24 घंटे लग जाते हैं एक सेल को जो होता है डिवाइड करने में यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो ये थोड़ा सा ये है कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं, मल्टीपल मल्टीप्लाई करते हैं, काफी ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर जो होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म जो होते हैं, उन जैसी क्लासेस जो होती है प्रेजेंट होती है। ये एग्जांपल है आपका, फर्दर इसकी बात करते हैं, नहीं तो नोट कर लो। तो ये तो हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या है। अब वो प्रोकैरियोटिक सेल दिखते कैसे हैं, हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। सो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है।
थोड़ी देर आप इसको नोट करो, एक बार बना लो, एक बार ड्रॉ कर लो, अच्छे से देख लो। तो ये जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, ऐसा। और ये कुछ कुछ फीचर्स होते हैं उसके अंदर, जो कि मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे आपको। आप एक बार देख लो कि कैसा है ये, और बना लो, ड्रॉ कर लो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ इसकी डिटेल की क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेल वॉल की। इस सेल वॉल क्या है, यहाँ पे जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल जो होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोवाइड कराता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल को बताता है, प्लस प्रोटेक्ट भी कराता है बहुत सारी चीजों से, लाइक मैकेनिकल सपोर्ट से। हार्ड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो एक मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है झेल सकता है ये। प्लस ये किसके अंदर नहीं होता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये नहीं होता। उसके अंदर एक जो बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के अंदर जो होता है बेसिकली सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो होता है इसे जोकर सेल जो होता है वो प्लांट किंगडम कह देते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो होता है अपनी अब किसी के पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, तो वो अपनी शेप जो है, वो सेल जो होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो वो जो होता है माइक्रोप्लाज्म अलग अलग शेप के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम जोकर सेल, वो जोकर टाइप ऑफ सेल जो होता है इसे बोल देते हैं प्लांट किंगडम का, माइकोप्लाज्मा को। अभी लिखवा दूंगा वो सारी चीजें मैं। तो सेल वॉल जो होती है बेसिकली एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, बाकी हर एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अब फर्दर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है, मैंने आपको बता रखा है। अब ये जो होती है सेल वॉल होती है वो इंक्लूसिव मतलब इनफोल्ड होती है। अगर वो अंदर की साइड इनफोल्ड होती है तो दो चीजें बनाती है, हमारे मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर। अगर बाहर की साइड जो होती है बेसिकली जाती है तो फ्लैजिला फॉर्म करती है। तो तीन चीजें जो होती है हमारी ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉर्म करती है। अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो रही है, मीजोसोम्स बनाती है, क्रोमेटोफोर बनाती है, जिनके फंक्शन अभी मैं आगे फर्दर बताऊंगा आपको। एंड जो बाहर की तरफ अगर ये निकलती है, एक्सटेंशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, वो होता है फ्लैजिला, जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है। इसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या है? सो प्लाज्मिड जो होता है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे, फिर हम प्लाज्मिड की बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अब देखो ये जो होता है बेसिकली डीएनए। अब मैंने यूकैरियोटिक सेल दिखाया था आपको, एक बार इसको ध्यान से देख लो, ये हमारा डीएनए है। अब मैंने जब एक बेसिक सेल दिखाया था मैंने बताया था कि डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो होता है एक डिफाइनिंग फीचर है यूकैरियोटिक सेल का। ये एक डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो होता है डीएनए। तो अगर मेरे को डीएनए ढूंढना हुआ तो मेरे को कहीं नहीं जाना, मुझे पता है हमें एक न्यूक्लियस ढूंढना है सेल के अंदर, उसके अंदर हमें डीएनए फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे रैंडमली पड़ा है, कोई क्रोमोसोम नहीं, कुछ नहीं, ये डीएनए है ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड मतलब इसके दो स्ट्रैंड आपको देखने को, एक तो ये रहा एक ये रहा, दो स्ट्रैंड आपको जो है देखने को मिलते हैं ऐसे। और जो होता है सर्कल, और इसको जो होता है सर्कल में लगा दो, सर्कुलर इन शेप होते हैं ये। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो होता है बेसिकली पॉलीअमीन जो होता है प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि इसको स्टेबलाइज करते हैं, कि इसको खुलने नहीं देते, उसको बचा के रखते हैं, स्टेबलाइज करके रखते हैं। पॉलीअमीन्स प्रोटीन होते हैं वो। और यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ उसके अंदर थोड़ा एडवांस प्रोटीन होते हैं, ये तो बहुत बेसिक प्रोटीन है। एडवांस प्रोटीन जो हम बाद में बात करेंगे, जेनेटिक्स के अंदर बात करेंगे। अलोंग विद दिस जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है प्रेजेंट होता है। अब ये क्या फर्दर काम करता है, अगर मैं पूछूं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, तो आप अब क्या फर्दर जवाब दोगे कि जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। बट सर ये एक्स्ट्रा डीएनए कहां से आया, ये क्या चीज है? तो हम जो होता है इसको नाम देते हैं प्लाज्मिड, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब एक क्रोमोसोम है, मतलब एक डीएनए है हमारे पास, उसके अलावा भी एक चीज जो है पड़ी हुई है हमारे पास, तो इसका हमने नाम दिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अभी काम क्या करता है
और ये भी जो होता है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, शेप आप देख सकते हो। डिफरेंस क्या है? साइज का। जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल वाला डीएनए है वो साइज में बड़ा है और ये जो साइज में छोटा है। अब एक काम क्या करता है, ये जो होता है बेसिकली कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं बैक्टीरिया के, लाइक कि वो एंटीबायोटिक से जो होता है सेव हो सकता है। अभी आगे मैं बताऊंगा इसका पूरा फंक्शन की एक्चुअल में है क्या ये जो होता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो होता है एक स्पेशल जो होता है एबिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए उससे बचा सके। और हम इस चीज का ही जो होता है जेनेटिक्स में भी यूज करते हैं, हम बायोटेक के अंदर यूज करते हैं एक डीएनए को जो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर डालने के लिए। तो प्लाज्मिड का वहां पे भी यूज आता है और भी बहुत सारे फंक्शन है जो मैं बताऊंगा आगे फर्दर आपको प्लाज्मिड का। उसके बाद कर लेते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बता रखा है बेसिकली सेमी फ्लूइड इन नेचर होता है जो कि यूनिवर्सल है, हर एक सेल के अंदर आपको पाया जाएगा। और ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है फॉर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है, जो भी एक सेल परफॉर्म करता है। आपका प्रोटीन बना रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन है, उसके लिए एंजाइम्स लगेंगे, जितने भी एंजाइम्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन सबको एक मीडियम चाहिए होता है, जो मीडियम साइटोप्लाज्म आपको प्रोवाइड करा रहा है। फिर आता है न्यूक्लियोइड, ये आपको मैंने इसके बारे में बताई गया है। अब बात करते हैं मीजोसोम्स की। व्हाट इज मीजोसोम्स? सो मीजोसोम्स होते हैं बेसिकली दीज आर द इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। इनफोल्डिंग्स मतलब सेल के अंदर आके फोल्ड होती है। ध्यान से देखोगे ये पूरा पूरा सेल है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आके जो है फोल्ड हो रही है। बट सर अंदर तो फोल्ड हो रही है लेकिन हमें तीन तरह की क्यों दिख रही है? तो ये जो होती है इनफोल्डिंग, हर एक तीन, ये जो तीन तरह की फोल्ड रही है अलग अलग, तो अलग अलग फोल्ड के अलग अलग नाम और अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये मीजोसोम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल के अंदर। लाइक ये इन दी फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, लैमेले की फॉर्म में हो सकते हैं। अभी मैं इनका फर्दर आगे यूज भी बताऊंगा कि क्या है। ये लाइक हमारे जो टिब्यूल्स होते हैं वो जो होते हैं हेल्प करते हैं हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू द डॉटर सेल के अंदर। मतलब कि जब ये डीएनए, ये जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जब डिवाइड करेगा तो पहले होगा अलग अलग, और फिर जो होता है दूसरे दूसरे सेल के अंदर जाएगा और दोबारा से अपनी जो है नॉर्मल शेप ले लेगा। ये तो ये जो था इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो ऐसे डिवाइड होगा कि बेसिकली पहले डबल था, सिंगल हुआ, देन फर्दर डबल हुआ, उसको जो होता है रेगुलेट कौन करता है? हमारे मीजोसोम्स रेगुलेट करते हैं। मीजोसोम में भी स्पेसिफिकली कौन? टिब्यूल। तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को अलग करना, रेप्लिकेट करना, ठीक है, एंड जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डॉटर सेल, जो नए सेल बने हैं उसके अंदर डालना, वो किसका काम है? वो हमारे टिब्यूल्स का काम है। और हमारे वेसाइकल्स का क्या काम है? जो भी हमारा सेल जो होता है फॉर्म कर रहा है, लाइक कुछ भी ऐसी चीज जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सेल के लिए, उसको बाहर फेंकना, सिक्रीशन आउट करना, सिक्रीट आउट करना, वो काम जो था हमारे वेसाइकल करती है। और जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी कौन प्रोवाइड कराता है? वेसाइकल प्रोवाइड कराती है। जितना भी सेल के अंदर जो था कोई भी मटेरियल होगा, जैसे लाइक ये जो है कुछ मटेरियल है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, तो ये जो होता है वेसाइकल के पास जाएगा और वेसाइकल जो होता है प्रोवाइड करा देगी सेल वॉल को। तो वेसाइकल जो होते हैं क्या काम करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस जो होता है सिक्रीशन, सिक्रीट आउट कर रहे हैं, सेल से जो भी सेल के अंदर चीज को बाहर फेंक रहे हैं, तो वो सारे काम जो होते हैं परफॉर्म करते हैं वेसाइकल। सही। अब बात आती है लैमिले की। लैमिले क्या है? अब लैमिले का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसे इनफोल्डेड सा स्ट्रक्चर है। अब ड्यू टू दिस इनफोल्डेड स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है हमारे आ सकते हैं। लाइक अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई भी एक चीज है जो कि एक स्ट्रेट है, तो उसके अंदर आप कितनी ही चीजें लाके आ पाओगे? 1 2 3 4 5 6 इतनी आ सकती है। लेकिन अगर मैं इसी स्ट्रेट वायर को इसको ऐसे कर दूं तो कितनी जगह बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे डबल चीजें जो है इसके अंदर आ गई। तो मतलब अगर मैं इनफोल्ड कर देता हूं तो सरफेस एरिया जो होता है हमारी चीज का जो है बढ़ जाता है। और यही काम जो होता है लैमिले करता है। लैमिले के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए में काफी ज्यादा एंजाइम चाहिए होते हैं। तो जो लैमिलर स्ट्रक्चर है, जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये प्रोवाइड कराता है सरफेस एरिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर ऐड हो सके और रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। एज अ माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, तो लैमिला जो होता है हेल्प कराता है इनकी रेस्पिरेशन के अंदर। तो तीनों के फंक्शन जो होते हैं मैंने आपको बता दिया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। और क्या चीज रह गई इसके अंदर हमारी? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली हेल्प करती है हमारी स्टोरेज के अंदर। जितना भी बेसिकली जो मटेरियल है जो कि अभी यूज नहीं कर पा रहा हमारा बैक्टीरिया, वो सारे का सारा जो होता है इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब इंक्लूजन बॉडी लोग सोचते हैं कि ये तो एक ऑर्गेनेलिज जैसा है, और अभी सर ने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है। जैसे
मैंने साफ साफ बोला कि बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो थे जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं कि इंक्लूजन बॉडी क्या एक ऑर्गेनली है। तो मैं आपको बता दूं इंक्लूजन बॉडी एक ऑर्गेनलीज नहीं है बट एक स्टोरेज फॉर्म है बस, जो कि प्रेजेंट है, ना कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन है ना कुछ है। साइटोप्लाज्म में बस ऐसे स्टोर होकर जो होता है खाना पड़ा हुआ है। और फर्दर मैं बताऊंगा किस किस तरह की होती है, अलग अलग टाइप की भी इंक्लूजन बॉडीज आपको देखने को मिलती है। और सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक हमारे पास फिम्ब्रे होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है, फिम्ब्रे होता है अटैचमेंट के लिए, किसी चीज पे जाके इनकरेज हो जाएगा ये बैक्टीरिया। लाइक अगर इसको डिजीज कोज करने तो होस्ट के ऊपर जाके चिपकना पड़ेगा इसको। तो वो जो होता है बेसिकली फिम्ब्रे की मदद से होता है, इसको भी फर्दर डिटेल में बताऊंगा मैं। और जो होता है रोक्स वगैरह इन सब पे भी जो होता है अटैच हो सकता है। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का। अब एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं।
तो दीज आर द बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जो कि हमने डिटेल में इसकी अब बात कर ही ली, और इसकी सारी की सारी थ्योरीज जो होती है ये एक बार फिर भी रिवाइज कर देता हूँ मैं दोबारा से। लाइक एक सेल के अंदर, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल है जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है। मैंने जैसे कि बताया कि माइकोप्लाज्म के अंदर जो था वो जो है एब्सेंट होता है। अब माइकोप्लाज्म के अंदर वो एब्सेंट होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अपनी शेप जो होता है चेंज कर लेता है, अलग अलग शेप्स में हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमने एज अ स्लैंग जो होता है इसलिए रख रखा है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, ये आपको बता चुका हूं मैं। बेसिकली अगर ये इनफोल्ड होती है अंदर की साइड, तो प्रोकैरियोटिक सेल में दो चीजें बनाती है, एक तो बेसिकली मीसोसोम्स बनाती है, दूसरा क्रोमैटोफोर बनाती है। और अगर आउटसाइड फोल्ड होती है तो ये बेसिकली फ्लैजिला बनाती है, जो कि एक सरफेस स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड की हम बात करते हैं, प्लास्टिड मैंने बताया कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि बेसिकली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बट डिफरेंस क्या है बेसिकली मेन डीएनए से, ये साइज में छोटा है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और हाँ, बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियोइड है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये जो होता है कैपेबल होता है ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यही चीज जो होती है, जो इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है, ये प्रॉपर्टी इसकी जो होती है हमारे काफी ज्यादा यूजफुल होती है फॉर द बायोटेक्नोलॉजी में, जो हम फर्दर बात करेंगे। 12th का टॉपिक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कि हाउ वी रेप्लिकेट, हाउ वी मैनिपुलेट द सेल को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो आगे बात करते हैं। तो उसके अंदर जो था बेसिकली प्लास्टिड हमारा यूज होता है, और ये एक रेजिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है टू द बैक्टीरिया सेल को अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को थोड़ा बहुत सेव भी करता है। साइटोप्लाज्म आपको बता चुका हूँ यूनिवर्सल है, सेमी फ्लूइड इन नेचर है, कुछ नहीं है, बेसिकली वाटर जो होता है इसके अंदर फिल होता है और कुछ नहीं। एंड जो होता है बेसिकली ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम स्पेस। आपने देखा होगा पूरा का पूरा सेल, जितना भी ये खाली स्पेस है, जितना भी ये ब्लैक स्पेस है, ये क्या है, कुछ नहीं है, साइटोप्लाज्म। तो पूरे के पूरे सेल को जो होता है बेसिकली ऑक्यूपाई करता है। सेल के अंदर, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सारी चीजें आ रही है आपकी, वेसल्स, ये मीसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें तो प्रेजेंट होती है। राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मैं आगे बात करता हूँ इसकी। और ये जो होता है मेन एरिना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो होता है मेन एरिना है फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, मतलब जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए रेप्लिकेशन, जो भी एक्टिविटीज चल रही है मेटाबॉलिक, उन सबको एक मीडियम, एक मेन एरिना प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड मीडियम फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन दी सेल। फर्दर बात करें न्यूक्लियोइड, जो कि हमने जेनेटिक मटेरियल दिखाया, हम उस जेनेटिक मटेरियल जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कि रैंडमली पड़ा हुआ था, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो कि एक जीनोफोर, ऑल्सो नोन एज जीनोफोर, और जीनोमिक डीएनए इसके अंदर देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मैं बता चुका हूँ। मीसोसोम्स, मीसोसोम बता चुका हूँ। एक्सटेंशन या फिर इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की जो होती है। नीट में एक क्वेश्चन आया था इनटू द सेल करके, कि बेसिकली इसकी एक्सटेंशन आउट ऑफ द सेल या इनटू द सेल होती है। तो ये चीज याद रखना है, इनटू द सेल, सेल के अंदर जो इनफोल्डिंग्स होती है मेम्ब्रेन की, वो मीसोसोम्स कहते हैं। अगर ये चीज बाहर होगी तो वो सरफेस स्ट्रक्चर बना देगा, जो हम कल फर्दर अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं फ्लैजिला। वो एक्सटेंशन है, बाहर की तरफ जो एक्सटेंशन होगी, ये अंदर की तरफ एक्सटेंशन है। सो जब अंदर की तरफ एक्सटेंड होगी, अंदर की तरफ इनफोल्ड होगी, तो दो चीजें बनाएगा, मीसोसोम्स बनाएगा और क्रोमेटोफोर बनाएगा। अगर बाहर की तरफ होगी तो वो फ्लैजिला बनाएगा। तो ये चीज याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर। और इट कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ, बता दिया मैंने, तीन फॉर्म्स के अंदर जो है आपको देखने को मिलती है। आपको टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं, लैमेला देखने को मिलते हैं। हर एक का फंक्शन है। टिब्यूल्स होता है डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है डॉटर सेल्स के अंदर। ये जो होता है वेसाइकल्स हेल्प करता है सिक्रीशन के अंदर, सेल वॉल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। जितने भी बेसिकली मटेरियल सेल वॉल को चाहिए बनने के लिए, सेल के अंदर से जो होता है बाहर की तरफ जाता है तो सिक्रीशन करता है। लैमेला जो है हेल्प करता है रेस्पिरेशन के अंदर। और लैमेला का स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एंजाइम जो होता है वो अपने अंदर कैरी कर सकता है। ये आपका रेस्पिरेशन के लिए अंदर हेल्प करता है। फर्दर बात करते हैं क्रोमेटोफोर। अब क्रोमेटोफोर भी इनफोल्डिंग है, अंदर की तरफ जो होता है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। इसके अंदर जो होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली फॉर्म बाय द इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। पिगमेंट जो होते हैं फाउंड होते हैं इसके सरफेस पे, जैसे हमने यहाँ देखा कि इसके सरफेस पे जो है पिगमेंट जो है फाउंड है। ये पिगमेंट है, ये जो रेड रेड मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, पिगमेंट जो है प्रेजेंट है इसके सरफेस पे। और स्ट्रक्चर कैसा है, जस्ट लाइक ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इसका देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो क्रोमेटोफोर के अंदर जो होता है बेसिकली उसके सरफेस पे जो होता है बेसिकली पिगमेंट मिलते हैं। अभी पिगमेंट करते क्या है, सो बैक्टीरिया के अंदर ये पिगमेंट होते हैं, ये कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आपको बताया, साइनोबैक्टीरिया, गिने चुने बैक्टीरिया है जिसके अंदर जो होता है क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। और जिसके अंदर भी होता है, ये काम क्या करता है, सिंपली जो हमारी लाइट है उसको जो होता है इंट्रैप करता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बना सकता है, साइनोबैक्टीरिया। एंड द लास्ट इंक्लूजन बॉडीज, मैंने बताया था इंक्लूजन बॉडीज एक बेसिकली मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, बेसिकली कुछ नहीं, स्टोर जो होता है, स्टोरेज फॉर्म जो होती है बेसिकली, ये खाना स्टोर या फिर बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें जो स्टोर करके रखता है। अभी 4 तरीके की हो सकते हैं हमारे पास। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स मतलब ये जो होता है स्टोर करता है फॉस्फेट पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली स्टोर करके रखता है बैक्टीरिया अपने अंदर, जो कि इसको कीमो ऑटोट्रोफिक जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर हेल्प करता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो होता है प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ स्टोर हाउस, कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल वो ग्रेन्यूल है जो कि अपने अंदर पिगमेंट स्टोर करता है, जो कि बैक्टीरिया को जरूरत पड़ती है पिगमेंट्स की, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जो तो प्रेजेंट हो सकते हैं। गैस वैक्यूल, अब एक्चुअली ये वैक्यूल है बट इसका नाम है गैस वैक्यूल। एक बबल टाइप जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, कुछ ही बैक्टीरिया के अंदर होता है, जो कि बायोंसी प्रोवाइड करता है। बायोंसी इज लाइक कि उसको डूबने नहीं देता, सिंक नहीं कर देता। बायोंसी जैसे कि एक बोट जो होती है पानी के ऊपर चल रही है तो वो डूब नहीं रही, क्यों, उसके नेचर की वजह से। ऐसे ही एक गैस वैक्यूल जो होता है कभी डूब नहीं सकता। तो बैक्टीरिया के अंदर एक कुछ बैक्टीरिया होता है लाइक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, जिनके अंदर ये गैस लाइक वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि बायोंसी प्रोवाइड कराता है टू द बैक्टीरिया को। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में जो होता है एक चीज रह गई है इसकी, फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे, ये जो होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे, जिसकी बात हम जो है फर्दर कल करेंगे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे ही कुछ बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिफाइन होती है कि कैसे वो इनकरेज करते हैं किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे, कैसे वो मूव करते हैं। फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं जो कि मूव नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो मूव करते हैं। तो जो मूव करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला की वजह से मूव करते हैं। हम इसका आगे स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज से बना होता है, क्या फंक्शन होते हैं। फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम इमेजिन करेंगे कि लाइक फिम्ब्रे दिखता कैसा है हमें। हमने जर्नल राइट से जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं कि कैसे फिम्ब्रे का स्ट्रक्चर आप बिना माइक्रोस्कोप के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा होगा और क्या फंक्शन है, इनके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। बाकी ओवरऑल एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ये स्ट्रक्चर लास्ट रह गया हमारा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर व्यूइंग दिस लेक्चर, थैंक यू।